हेलो। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी सेल वॉल के बारे में। इससे पहले क्लास में मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक बता दिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है मेरा सेल वॉल। तो सेल वॉल तो पहली बात ये है कि सपोज कीजिए कि ये सेल है, ठीक है। मैंने बताया था कि आउटर कवरिंग क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आउटर कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो इसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अलग करता है, ठीक है। इसके ऊपर भी एक कवरिंग होता है, इसके ऊपर भी एक कवरिंग होता है। इस कवरिंग को हम लोग क्या कहते हैं, सेल वॉल। इनर कवरिंग को हम लोगों ने क्या कहा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके बाहर जो कवरिंग है उसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। सेल वॉल, सेल वॉल हार्ड होता है, काफी हार्ड और रिजिड होता है। क्यों? क्योंकि ये सेलुलोज से बना होता है। क्या चीज से बना होता है? सेलुलोज से, ठीक है। अब एक और बात जानने योग्य है ये कि प्लांट सेल में या एनिमल सेल में या दोनों में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। जी, एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, ठीक है। सेल वॉल का भी यही फंक्शन है कि वो क्या करता है, वो इनर स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ प्रदान करता है, आउटर इन्वायरमेंट से उसे अलग करता है, इन द केस ऑफ प्लांट सेल, ओके। अब ऑस्मोसिस प्रोसेस जब सेल में होता है तो उस समय क्या होता है कि सेल मोस्ट ऑफ वाटर को रिलीज कर देता है, लॉस कर देता है। तो लॉस करने से क्या होता है, सेल श्रिंक होता है। श्रिंक भी होगा तो ये इसका इनर कंटेंट श्रिंक होगा, न कि सेल वॉल, ठीक है। सेल का इनर कंटेंट श्रिंक हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। मैंने प्लाज्मोलाइसिस के बारे में भी बता दिया कि क्या है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, न्यूक्लियस, ओके। अब देखिए न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ये सेल है, जान रहे हम लोग ये सेल है, ठीक है। सेंटर में होता है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस में डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होता है, डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस, ठीक है। डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर न्यूक्लियस होता है, यानी इसके आउटर मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और इनसाइड में जो मटेरियल होता है उसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर तुम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। और ये क्या करता है, बाहर में क्या है, साइटोप्लाज्म। सेल में कंप्लीटली साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर होता है, स्मॉल पोर होता है। पोर होने से क्या होता है कि अंदर का मटेरियल और बाहर का मटेरियल का एक्सचेंज होता है। इसे जो चीज की आवश्यकता होती है सेल से ये लेता है, और जिस चीज की आवश्यकता नहीं होती उसे बाहर निकाल देता है, ठीक है। ये हो गया आपका न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। अब न्यूक्लियस को क्यों हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल कहते हैं, वो इसलिए कि यहाँ प्रेजेंट होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे स्टार्टिंग में हम लोग क्रोमैटिन थ्रेड या क्रोमोसोम भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, थ्रेड लाइक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग क्रोमैटिन थ्रेड या क्रोमोसोम कहते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि क्रोमोसोम फर्स्ट ऑफ ऑल बना होता है, पहले हम लोग को जानना है कि किस चीज से बना है। तो क्रोमोसोम बना होता है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से। प्रोटीन एक टाइप ऑफ प्रोटीन होता है जिसका नाम है हिस्टोन, जो आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रही हूँ कि किस प्रोटीन से ये बना होता है। तो इससे बना होता है क्रोमोसोम, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से, ठीक है। अब डीएनए क्या है, तो डीएनए के पहले हम लोग स्ट्रक्चर जान ले। इसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इसी डीएनए पर जीन्स स्टडेड होते हैं, जीन्स, और ये जीन ही क्या करते हैं
कि पेरेंट्स से कैरेक्टर को ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर करते हैं। हम लोगों ने सुना होगा कि किसी की मम्मी की आंखें नीली हैं तो बच्चे की भी आंखें नीली हो जाती हैं, और बच्चों का कलर मम्मी पापा के कलर पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूक्लियस। इस तरीके से हम लोग समझ रहे हैं कि न्यूक्लियस का कितना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, और इसका यही इंपॉर्टेंस क्या हुआ, ये रोल ऑफ रिप्रोडक्शन में, यानी रोल ऑफ रिप्रोडक्शन में इसका क्या काम है, तो कैरेक्टर को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करना। ठीक है, ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम हो गया, किसका, न्यूक्लियस का। समझ गए आप लोग इतनी बातें? ओके, आगे मैं बढ़ती हूँ। अब इसमें एक और क्या बात है कि कुछ, मैंने कहा कि कुछ स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो कि नेकेड आई से भी नहीं देखे जा सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया में क्या होता है कि इतना एडवांस टाइप ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। एडवांस टाइप ऑफ न्यूक्लियस का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो तो हम उसे एडवांस टाइप ऑफ कहेंगे, अगर ना हो तो उसे हम प्रिमिटिव टाइप ऑफ कहेंगे। तो इस बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को दो भाग में डिवाइड किया गया है, दैट मीन्स प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोकैरियोट का मतलब ये होता है, प्रो मीन्स प्रिमिटिव और कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस। कैरियन, न्यूक्लियस को हम लोग कहते हैं कैरियन, दैट मीन्स प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस जिसमें प्रेजेंट हो उसे हम लोग प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म कहेंगे। और यू मीन्स होता है एडवांस, कैरियन मीन्स मैंने बताया कि न्यूक्लियस, अगर एडवांस टाइप ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट हो तो उसे हम लोग यूकैरियोट्स कहते हैं। तो इस बेसिस पर एनिमल्स को दो भाग में डिवाइड किया गया, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में क्या आ गए, बैक्टीरिया, फंगी, और यूकैरियोट्स में एनिमल्स। ओके, हायर एनिमल्स। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि सेल में और आगे क्या चीज है। अब इसके बाद मैंने देखा कि सेल में क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है सेल में, और इसी में जितने सेल ऑर्गेनेल हैं एम्बेडेड होते हैं साइटोप्लाज्म में ही। ठीक है, साइटोप्लाज्म में जितनी केमिकल एक्टिविटी होती है, जितनी सारी केमिकल मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ये सारी इसी में होती है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सेल मैंने बताया, ये सेल है। ठीक है, सेल में ये रेटिकुलेट, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एक तो ये फ्रेमवर्क, सेल को एक फ्रेम देता है इंडोप्लाज्मिक, एक फंक्शन ये है इसका। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और इसके अलावा क्या होता है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर कुछ इसके जो वाल है, आउटर वाल है, इस पर डॉट्स लाइक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये डॉट्स लाइक, और कुछ स्मूथ होते हैं जहां ये डॉट्स लाइक स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होता है। तो इस डॉट्स लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग राइबोसोम कहते हैं, राइबोसोम। ठीक है, डॉट्स लाइक, और जहां नहीं प्रेजेंट होते उसे स्मूथ। यहां कुछ भी प्रेजेंट, स्मूथ ईआर पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये राइबोसोम का क्या काम है, यहाँ राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। इसका मेन काम है प्रोटीन सिंथेसाइज करना, और स्मूथ ईआर पे यहाँ फैट बॉडी का फॉर्मेशन होता है। यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता है, इसकी जगह पे यहाँ पे फैट बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, स्मूथ पे। अब हम लोग आगे चलते हैं, गोल्गी एपरेटस। सेल हमने देखा, ये सेल है। ठीक है, यहाँ न्यूक्लियस हो गया, आउटर साइड में मैंने क्या देखा, ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम लोग आ गए हैं कहाँ, गोल्गी एपरेटस पे। गोल्गी का ऐसा स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है, ऐसा गोल्गी, गोल्गी एपरेटस। इसके बारे में सर्वप्रथम कैमिलो गोल्गी ने बताया था। ठीक है, कैमिलो गोल्गी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही बताया कि ये गोल्गी एपरेटस है। ठीक है, इसका काम ये है कि पैकेजिंग,
यहाँ जो कुछ भी बना, स्मूथ ईयर पे हो या सेल के अंदर जो कुछ भी इंपॉर्टेंट थिंग या ऑर्गेनिक मटेरियल बनता है, उसका पैकेजिंग और डिस्पैच करना। सेल ऑर्गेनिल के, जिस ऑर्गेनिल को जिस पार्ट की, जिस चीज की आवश्यकता है, जिस ऑर्गेनिक मटेरियल की आवश्यकता है, उसको यहाँ ये पैकेजिंग करता है और डिफरेंट ऑर्गेनिल को डिस्पैच करता है, देता है। ठीक है। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है इसका, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। ये लाइसोसोम का भी फॉर्मेशन करता है गोल्गी एपरेटस। ठीक है। अब इसीलिए अब मैं आपको आगे टॉपिक पे ले चलती हूँ, लाइसोसोम पे, कि लाइसोसोम क्या होता है। ठीक है। सेल के अंदर एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, इसी स्मॉल स्ट्रक्चर का हम लोगों को नाम दे दिया है, या नाम दिया गया है क्या, लाइसोसोम। ठीक है। और लाइसोसोम को बनाता कौन है, गोल्गी एपरेटस। ठीक है। तो लाइसोसोम, इसे, इसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। ठीक है। बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनिल्स हैं, सेल ऑर्गेनिल हैं, जैसे कि ईआर, न्यूक्लियस, गोल्गी एपरेटस, ठीक है, ये सब जो अपना काम करते हैं, इस काम के दौरान जो कुछ भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के बाद जो कुछ भी वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, वो यहीं आकर के जमा हो जाता है, इसके अंदर, लाइसोसोम के अंदर आकर के जमा हो जाता है। ठीक है। और हम लोग जो खाना खाते हैं, खाना खाने के दौरान जो कुछ भी अदर बैक्टीरिया या ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसकी आवश्यकता नहीं है, जो हमें हार्म पहुंचा सकते हैं, वो भी, उसको भी ये निगल जाता है। दैट मीन्स इसके अंदर चला जाता है और वो उसे सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है। तो इसके अंदर बहुत ही हायर पावर के डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। कभी कभी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान ही सेल डैमेज हो जाता है। ठीक है। सेल डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये टूट जाता है, इसका लाइसोसोम ब्रेक डाउन हो जाता है। और इसके ब्रेक होने से क्या होता है कि सेल ऑर्गेनिल, जितने भी मटेरियल है सेल के अंदर, वो सब मर जाते हैं। इसीलिए इसका नाम सुसाइडल बैग भी दिया गया है। सुसाइडल बैग दिया गया इसका नाम, यानी और मटेरियल अगर मरे तो ये लाइसोसोम भी मर गया। ठीक है। समझ में आ गई इतनी बातें। अब हम लोग चलते हैं क्या, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिल है जिसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। सेल के अंदर एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिल है जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। और इनर लेयर, जो इसका इनर लेयर होता है ना, ऐसे फोल्ड होता है। क्यों फोल्ड होता है, क्योंकि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। अब क्यों इंक्रीज करना है इसे सरफेस एरिया, क्योंकि सेल के अंदर जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, और ये सारा एनर्जी सेल इंक्लूजन या सेल ऑर्गेनिल यूज नहीं कर लेते हैं, कुछ तो यूज करते हैं और रेस्ट को क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जमा कर देते हैं। तो किस फॉर्म में जमा करते हैं, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी, इसके अंदर क्या होता है, एटीपी, जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। इसके अंदर ये जमा हो जाता है। समझ गए आप लोग। और जब कभी भी सेल को एनर्जी की आवश्यकता होती है, उस समय में फिर ये पुनः उसे देता है, सेल इंक्लूजन्स को एनर्जी देता भी है। ठीक है। और एक और काम है माइटोकॉन्ड्रिया का, कि ये खुद ही राइबोसोम और देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम होता है। इनका खुद का राइबोसोम भी होता है और खुद का डीएनए भी होता है। ये भी इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है। समझ गए आप लोग। आगे हम लोग चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बाद प्लास्टिड पे। ठीक है। प्लास्टिड, प्लास्टिड भी डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। लेकिन प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में प्लास्टिड की कोई आवश्यकता नहीं होती है। क्यों, क्योंकि प्लांट ही ऐसे हैं जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, जिसके लिए उन्हें प्लास्टिड की या क्लोरोप्लास्ट की आवश्यकता होती है। एनिमल में इनकी कोई आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या है, स्ट्रक्चर पढ़े। तो ये भी क्या है, डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है। डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है प्लास्टिड। प्लास्टिड को जब हम देखते हैं माइक्रोस्कोप से,
तो इसमें सेक्स प्लेट लाइक स्ट्रक्चर दिखता है जिसे हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। और प्लास्टिड 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है क्रोमोप्लास्ट और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में ही आते हैं क्लोरोफिल, जो ग्रीन पिगमेंट है जिसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं, ठीक है, जिसका काम होता है क्या, पौधे के ग्रीन पार्ट्स जितने होते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जो उन्हें भोजन बनाने में सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। और ल्यूकोप्लास्ट जो पार्ट है वो कलरलेस पार्ट होता है, वो जैसे कि रूट में ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्रोमोप्लास्ट के अलावा और भी 2-3 अलग अलग पिगमेंट होते हैं जिससे कि फ्लावर का कलर भी निर्धारित होता है, ठीक है। समझ गए आप लोग इतनी बातें। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वैक्यूल पे, ठीक है। अब सेल के अंदर स्मॉल वेसिकल्स, एनिमल सेल में, मैं एनिमल सेल की बात कर रही हूँ, एनिमल सेल में स्मॉल छोटे छोटे ऐसे वेसिकल्स स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम लोग वैक्यूल कहते हैं। लेकिन यही चीज प्लांट सेल में बड़ा होता है। हम लोग अगर प्लांट सेल को देखें, प्लांट सेल में ये चीज, ये तो हो गया आपका सेल वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये बड़ा सा लार्ज वैक्यूल, यानी 50 से 90% भाग कौन ऑब्जर्व किए रहता है, तो वैक्यूल, ठीक है। वैक्यूल, इसका भी क्या काम होता है, यहाँ पे एमिनो एसिड्स और शुगर और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक मटेरियल स्टोर्ड होते हैं, ठीक है, जो प्लांट को समय पर ये देते हैं। और एक और फंक्शन है वैक्यूल का जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, ये क्या करते हैं, एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर और वेस्ट मटेरियल को एक्सपेल निकाल देता है। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो एक्सेस वाटर चला जाता है अंदर, उसको ये बाहर निकाल देते हैं और वेस्ट मटेरियल को भी निकालने का काम करता है कौन, तो वैक्यूल, ठीक है। समझ गए आप लोग इतनी बातें। अब हम लोग आते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का, वो ये कि सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन क्या है, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, सेल डिवीजन यानी सेल डिवाइड, सेल बढ़ता कैसे, ठीक है। सेल डिवीजन प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, दोनों में होता है। तो अभी हम लोग एनिमल सेल में देख रहे हैं। एनिमल सेल में क्या होता है कि 2 तरीका का सेल डिवीजन, 2 टाइप से होता है। एक तो होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस, अब दोनों में अंतर क्या है। माइटोसिस सिर्फ ग्रोथ के केस में, ग्रोथ के केस में, हाँ, बच्चे जब पैदा होते हैं, मान लीजिए बच्चे जब पैदा होते हैं वो तो छोटे रहते हैं, क्या वो छोटे ही रह जाते हैं हमेशा, नहीं, धीरे धीरे उनकी लंबाई में, विड्थ में वृद्धि होती है, बढ़ते चले जाते हैं। तो वो कैसे होता है, वो सेल डिवाइड यानी यही माइटोसिस, माइटोटिक डिवीजन होता है सेल में, यानी एक सेल 2 में, फिर 2 से 4, 8, 32 ऐसे बनते ही चले जाते हैं, जिससे कि हमारा शरीर ग्रोथ करता है। एक और काम होता है यहाँ पे ये कि रिपेयरिंग में, अगर कहीं किसी समय हमारे हाथ में या पैर में किसी टाइप के वुंड्स हो जाए या कट जाए, तो क्या वो कटा ही रह जाता है, नहीं, वो फिर फिलअप होता है, वो फिर भर जाता है। तो कैसे भरता है, यहाँ भी माइटोसिस होता है। माइटोसिस के कारण क्या होता है, जो वुंड्स होते हैं वो पुनः रिपेयर हो जाते हैं, ठीक है, फिर पहले जैसा हमारा स्किन हो जाता है, ठीक है। अब दूसरी ओर चलते हैं हम लोग, मियोसिस। तो मियोसिस हमेशा होता है सेक्स सेल में, यानी जब बच्चे पैदा होते हैं। तो बच्चे कैसे होते हैं, इस केस में क्या होता है, यहाँ पर एक सेल 2 भाग में बटेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्रोमोसोम अगर 2 है, ठीक है, तो ये दोनों में 1-1 हो जाएंगे, हाफ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फिर इसको तो एक पार्ट हुआ, एक पार्ट कहने का मतलब मेल का एक पार्ट हुआ, फिर फीमेल का एक पार्ट आएगा, दोनों फिर मिक्स होंगे तो फिर डबल हो जाएंगे, इसीलिए यहाँ हैप्लोइड होता है। इसीलिए हम लोग यहाँ क्या होता है, क्रोमोसोम हैप्लोइड हो जाता है, यानी आधी हो जाती है नंबर। और माइटोसिस में क्या होता है
कि अगर डबल रहती है पेरेंट में तो ऑफ स्प्रिंग में भी, डॉटर सेल में भी क्या होता है, डॉटर सेल में भी डबल ही रहता है, वहां हैप्लॉइड नहीं होता है। ठीक है, इसके बारे में इन डिटेल में आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। आपको इस क्लास में 9th में सिलेबस में इतना ही जानना है अभी। ठीक है, थैंक यू।